विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला का भाग 4, जिसमें आज हम 6 और 7 अगस्त 2021 के समाचार पत्रों से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न बात करता है पिछले समय चर्चा में रहा मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी क्या है? विकल्प है आपके सामने। ए, कौशल विकास कार्यक्रम है। बी, सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। सी, श्रम कल्याण कार्यक्रम है। डी, लोक शिकायत निवारण कार्यक्रम है। तो मिशन कर्मयोगी, इसका संबंध किससे है? मिशन कर्मयोगी का संबंध है सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है मिशन कर्मयोगी, यानी प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? प्रशासनिक सुधार से इसका संबंध है। और आपको ये ध्यान में भी रखना है, जो भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि ये कुछ रिफॉर्म्स हैं, सुधार हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। एक तो है सिविल सर्विसेज में सुधार, पुलिस सुधार, राजनीति में सुधार, चुनाव में सुधार, चुनाव सुधार, जेल सुधार। तो ये सभी जो रिफॉर्म हैं, ये आपको क्या है कि इन रिफॉर्म पर ध्यान रखना है कि समय समय पर इनमें क्या है कि क्या चेंजेस रिफॉर्म किए जा रहे हैं। बात करते हैं मिशन कर्मयोगी पर, जो प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। क्या है ये? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग है। ये नेशनल प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग है। इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, प्रक्रिया स्तरों पर, प्रोसीजनल लेवल पर सिविल सेवकों को रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी, टेक्नो फ्रेंडली बनाते हुए भविष्य के लिए सिविल सेवकों को तैयार करना है। और ये क्या है कि प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये रन हो रहा है। बात करते हैं प्रशासनिक सुधार के लिए और कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में एक तो है पहला जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन है, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग है, 1966 में बना पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना। किसके नेतृत्व में? वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में। वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में। और इसके अलावा हम प्रशासनिक सुधारों पर बात करें तो अभी हाल में लेटरल एंट्री चर्चा में है, या ई समीक्षा है, ई ऑफिस है, सिटीजन चार्टर है, या सुशासन जो गुड गवर्नेंस का सूचकांक है, इंडेक्स है, ई गवर्नेंस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइज जो पब्लिक ग्रीवेंस है, लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली अभी चर्चा में है। पिछली कक्षा में हमने एक बात की थी कि 2 चीजों की बात की थी। एक तो हमने पिछली कक्षा में मैंने प्रगति पोर्टल की भी बात की थी। प्रगति पोर्टल के माध्यम से क्या है? प्रगति पोर्टल के माध्यम से जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी प्रगति की समीक्षा की जाती है कि अब तक उसमें कितना काम हुआ है, उनका इंप्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन कैसा चल रहा है। इसी तरह पिछली कक्षा में मैंने सोशल ऑडिटिंग की बात की थी, और सोशल ऑडिटिंग पर चर्चा करते हुए मैंने बोला था कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जिसने ये बोला है कि वो अपनी समस्त योजनाओं का क्या है कि सोशल ऑडिटिंग करवाने वाला है। और सोशल ऑडिटिंग पर चर्चा करते हुए मैंने बोला था सबसे पहले सोशल ऑडिटिंग कहां पर लागू हुई थी? मनरेगा अधिनियम के माध्यम से। मनरेगा अधिनियम के माध्यम से सोशल ऑडिटिंग को लागू किया गया। मेघालय ऐसा स्टेट है जिसने सोशल ऑडिटिंग को लागू किया है अपनी समस्त क्या है कि योजनाओं पर। सोशल ऑडिटिंग क्या है? जब बेनिफिशियरी जो स्टेक होल्डर है वो भी क्या है कि भागीदारी करे किसी योजना के मूल्यांकन के अंदर। जो स्टेक होल्डर भागीदारी करेगा, जो मैंने बात की थी कि डेमोक्रेसी तभी सफल है जब लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ता है। तो ये प्रशासनिक सुधार पर
मिशन कर्मयोगी चल रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का कार्य अवधि काल क्या रखा गया है? समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का कार्य अवधि काल क्या रखा गया है? विकल्प है 2021 से 26 के बीच में, यानी 5 सालों में, 2020 से 30, 10 सालों में, 21 से 23, 2021 से 24। तो क्या रखा गया है? समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का कार्यावधि काल रखा गया है 5 सालों के लिए, 2021 से लेकर 26 तक इसको बढ़ा दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान को। बात करते हैं क्या है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्षों के लिए, यानी 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी इसको दे दी गई है। क्या है समग्र शिक्षा अभियान? इस पर बात करते हैं। यह सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्रीय प्रायोजित योजना है। 2 तरह की स्कीम होती है, एक केंद्रीय प्रायोजित होती है और केंद्रीय क्षेत्रक होती है, यानी सेंट्रल सेक्टर होती है। जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, इसका मतलब इसमें केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट दोनों का योगदान है। और जो सेंटर सेक्टर होती है, उसका मतलब उसमें केवल और केवल केंद्र का है भागीदारी रहती है। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र और राज्य दोनों है। तो 60-40 का दोनों का अनुपात रहा है इसमें बजट का। इसे वर्ष 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, समग्र शिक्षा अभियान को। उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का समग्र शिक्षा अभियान का? उद्देश्य है समावेशी, न्याय संगत और सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना। और यह स्कूली शिक्षा के लिए एक इंटीग्रेटेड योजना है, एकीकृत योजना है, जिसमें प्राइमरी स्कूल से लेकर जो सीनियर सेकेंडरी तक शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन 3 योजनाओं को इसमें समेकित या शामिल किया गया है। कौन कौन सी? सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, इन 3 स्कीमों को शामिल इसमें किया गया है। अब बात करते हैं कि 2.0 क्या होगा? समग्र शिक्षा अभियान 2.0, इसमें कौन सी बातें शामिल हैं? पहले तो 5 वर्षों के लिए है, 2021 से 26। क्या क्या है? एक तो है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिस भी बच्चे को जो योजनाओं का लाभ है सीधे उसके खाते में पहुंचे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। भारतीय भाषाओं को क्या है कि इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्री प्राइमरी एजुकेशन, जिसमें शिक्षण और अधिगम यानी लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग सामग्री, स्वदेशी खिलौने और खेल आधारित गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी वर्गों को समर्थन देने के लिए वित्त प्रदान करना शामिल होगा। निपुण भारत, मौलिक साक्षरता और संख्यात्मक पर एक राष्ट्रीय मिशन है। डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम, डीटीएच चैनलों के लिए समर्थन सहित आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लासरूम का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके साथ स्कूल ना जाने वाले बच्चे, जिसमें 16 से 19 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों को ओपन स्कूलिंग के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए 2000 प्रति ग्रेड के वित्त पोषण का समर्थन का प्रावधान शामिल किया गया है। यदि किसी स्कूल के कम से कम 2 छात्र राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया स्कीम में खेलों में पदक जीतते हैं, तो उस स्कूल को 25,000 रुपए तक का अतिरिक्त खेल अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है इस स्कीम समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के माध्यम से। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। हाल ही में इब्राहिम रईसी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इब्राहिम रईसी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? विकल्प है आपके सामने, ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी अजरबैजान, डी तुर्की। तो इब्राहिम रईसी बने हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। उन्होंने शपथ ली है और शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत ली, शामिल हुए हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ईरान की बात करें या भारत और ईरान के संबंधों पर बात करें, ईरान
पिछले कुछ समय से विश्व स्तर पर चर्चित है और विवादित है। विवाद का कारण है अमेरिका का ईरान पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो ईरान, भारत और ईरान के संबंधों पर बात करें, संबंधों में हम भारत और ईरान के जो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, आर्थिक, राजनीतिक, रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिकल, रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध रहे हैं। और हाल में भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ईरान के संदर्भ में, कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट है चाबहार। जो भारत चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है ईरान में, वो भी उसको लेकर भी महत्वपूर्ण है। और चाबहार पोर्ट डेवलप करने का रीजन क्या है? देखिए आप, ये है चाबहार पोर्ट ईरान की लोकेशन पर। चाबहार का आर्थिक कारण यह है कि चाबहार से कांडला डायरेक्ट क्या है कि आर्थिक संबंध बढ़ेंगे, व्यापार होगा। ठीक है, और इसके साथ ही चाबहार भारत डेवलप करता है तो इसके साथ भारत का क्या है कि मध्य पूर्व के अन्य देशों से जुड़ाव बढ़ेगा। अफगानिस्तान में बात करें तो वहां पर शांति प्रक्रिया चल रही है। अफगानिस्तान में अभी जो संकट चल रहा है, लगभग 80 से 85% अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ है। तालिबान ने कब्जा कर लिया है, वहां सरकार बनाने जा रहा है। तालिबान की सरकार बनती है तो भारत और ईरान दोनों के लिए क्या है कि ये मुश्किल पैदा करेगा। और बात करें चाबहार को डेवलप करने का दूसरा रीजन भी है कि चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति है, भारत को घेरने की नीति है, जिसके माध्यम से चाइना क्या है कि भारत के चारों तरफ क्या है कि जो बंदरगाह विकसित करने का काम कर रहा है। उसमें से एक बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है। इस लोकेशन पर आप देख रहे हैं, तो ज्यादा ग्वादर से नजदीकी है चाबहार। तो इस रूप में भी स्ट्रेटेजिकल रूप से भी क्या है कि चाबहार की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और इसके अलावा कि हमारा मध्य पूर्व में जुड़ाव बढ़ेगा, अफगानिस्तान में जो शांति प्रक्रिया चल रही है वहां पर भी बढ़ेगा। अफगानिस्तान से अगर हमें सीधा व्यापार करना है तो चाबहार के माध्यम से हम कर सकते हैं, अगर पाकिस्तान बीच में रोड़ा बनता है तो इसलिए क्या है कि ईरान की भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। भारत ईरान से बहुत बड़ी मात्रा में तेल का आयात भी करता है, हमें जरूरत भी है, और ईरान सप्लाई करता भी है, तो इस रूप में भी इंपॉर्टेंट है। तो ईरान और भारत के संबंधों पे बात की, और बात की इब्राहिम रईसी जो है ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। कभी कभी समाचारों में चर्चित रहने वाला डिएगो गार्सिया आइलैंड कहां स्थित है? डिएगो गार्सिया आइलैंड कहां स्थित है? विकल्प है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। तो डिएगो गार्सिया स्थित कहां पर है? हिंद महासागर में स्थित है डिएगो गार्सिया। बात करते हैं इस आइलैंड के बारे में। ये आइलैंड पर क्या है कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का क्या है कि कब्जा है, यूके का कब्जा है इस पर। यह यूनाइटेड किंगडम के एक विदेशी क्षेत्र के रूप में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का एक द्वीप है। ठीक है, और अभी हम इसकी लोकेशन पर भी बात करेंगे। तो भारत हिंद महासागर में जो चागोस द्वीप समूह है के 60 छोटे द्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह है डिएगो गार्सिया। इसका हिस्ट्री बात करें, पुर्तगाली इस द्वीप की खोज करने वाले पहले यूरोपियन थे। फिर 1719 के दशक में इस द्वीप को फ्रांसीसियों द्वारा बसाया गया, और नेपोलियन काल में हुए युद्धों के बाद इसे ब्रिटिश शासन में मिला दिया गया। ठीक है, और उसके बाद वर्ष 1965 में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया, और डिएगो गार्सिया पर अमेरिका के साथ एक जॉइंट जो है मिलिट्री बेस यानी संयुक्त सैन्य अड्डा स्थापित किया हुआ है। ब्रिटेन का कहना है कि यह द्वीप समूह लंदन की संपत्ति है, और हाल ही में ब्रिटेन द्वारा वर्ष 2036 तक डिएगो गार्सिया का उपयोग करने के लिए अमेरिका के साथ एक पट्टा समझौता का नवीकरण भी किया गया है। लोकेशन पर बात करें डिएगो गार्सिया की, आप इंडिया को देख सकते हैं, इंडिया, ठीक है, मालदीव है, ये चागोस आइलैंड है इधर, और इसमें चागोस में सबसे बड़ा जो है डिएगो गार्सिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लोकेशन पड़ती है, ये चागोस की श्रृंखला है द्वीपों की। ठीक है, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
कि जैसे पिछली कक्षा में आपने अग्गालेगा के बारे में पढ़ा, ठीक है, मॉरिशस के करीब अग्गालेगा के बारे में पढ़ा। इसी तरह हिंद महासागर में जो भी आइलैंड चर्चा में हैं और उनको क्या है कि विशेष रूप से आपको उन पर ध्यान रखना है, उसको जियोग्राफिकल लोकेशन देखना है। अगर कुछ समूह है आइलैंड के तो आपको इस रूप में भी देखना है कि उसका उत्तर से दक्षिण की ओर और सजाएं या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर सजाएं, इस रूप में भी आपको तैयार करके रखना है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। इस प्रश्न के साथ ही आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई कि प्रश्न संख्या 5 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता? तो इसका तो उत्तर आप सभी को मालूम होना चाहिए। ऐतिहासिक दिन था कल, 87.58, 86.03, 1985.58। तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितना मीटर फेंका है? 87.58 मीटर फेंक कर क्या है कि स्वर्ण पदक जीत लिया है। बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक एथलेटिक्स में भारत का प्रथम स्वर्ण पदक नाम कर लिया है। एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक था और इंडिविजुअल देखें, व्यक्तिगत स्पर्धा में देखें तो ये दूसरा स्वर्ण पदक था, क्योंकि पहला 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था, 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर। टोक्यो ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक के साथ पदकों की संख्या कितनी हो चुकी है? 7 हो चुकी हैं। 4 कांस्य हैं, 2 रजत हैं और 1 स्वर्ण है, और अब तक का सबसे ज्यादा है। इससे पहले लंदन ओलंपिक में कितने थे? लंदन ओलंपिक कब थे? 2012 में 6 पदक थे और अब संख्या हो चुकी है 7। बात करते हैं नीरज चोपड़ा, संबंध है इनका हरियाणा स्टेट से, अर्जुन अवार्डी है, अर्जुन अवार्डी है। और इसके साथ ही इन्होंने जितने भी एशियाई खेल हैं 2018 में, राष्ट्रमंडल 2018 में गोल्ड, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड और दक्षिण एशियाई खेल 2016 में गोल्ड, और इनका स्वयं का नेशनल रिकॉर्ड है 88.07 मीटर का। तो ये हमने बात की नीरज चोपड़ा और उनके उपलब्धियों के बारे में। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। हाल ही में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विकल्प है आपके सामने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मिल्खा सिंह खेल रत्न पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय खेल रत्न पुरस्कार, कपिल देव खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है, उसका नाम परिवर्तित करके अब रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पर। बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। इस पुरस्कार के बारे में बात करें, कौन देता है ये पुरस्कार? खेल व युवा मामला मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। पिछले 4 वर्षों में किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के आधार पर यह क्या है कि पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए का इनाम, पदक और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई और पहली बार ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया। अभी लास्ट 2020 के अंदर ये पुरस्कार क्रिकेट में रोहित शर्मा को, एम थंगावेलु उनको एथलेटिक्स में ऊंची कूद में, हाई जंप में, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस में, विनेश फोगाट रेसलिंग यानी कुश्ती के अंदर, और रानी रामपाल जिनका संबंध किनसे है? हॉकी से। ठीक है, और बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पर। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ है 29 अगस्त 1905 को, और 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ही ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जन्म हुआ था प्रयागराज में, निधन हुआ 3 दिसंबर 1979 में। 1926 से 49 तक मेजर ध्यानचंद ने 185 से इंटरनेशनल मैचेस खेले, उनमें 500 से ज्यादा गोल किए गए। और बात करें ओलंपिक खेलों में तो 1928 का ओलंपिक खेल, 32 का और 36 जर्मनी का ओलंपिक खेलों में क्या है कि गोल्ड मेडल भारत की हॉकी टीम ने जीता, जिसमें ये प्रमुख सदस्य के रूप में रहे, उनकी भागीदारी रही। अभी उनके नाम से
ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। हाल ही में लॉन्च किया गया पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है? पीएम दक्ष मोबाइल जो पोर्टल है और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, उसका संबंध किस मंत्रालय से? विकल्प है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, खेल एवं युवा मामला मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय। तो दक्ष पोर्टल का संबंध किससे है? इसका संबंध है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। दक्ष का संबंध है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दक्ष का फुल फॉर्म क्या है? पीएम से प्रधानमंत्री, डी से दक्ष, ए से और, के से कुशलता संपन्न हितग्राही। तो प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही है दक्ष का पूरा नाम। और दक्ष पोर्टल क्या है और इसके माध्यम से किनको लाभ दिया जाएगा? एक तरह से स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिनके माध्यम से क्या है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर विकसित किए जाएंगे और लोगों को क्या है कि स्किल दिया जाएगा और उनमें लाभ प्राथमिकता किनको? सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से कमजोर व हाशिए पर स्थित वर्ग, जिसमें अनुसूचित जाति, एससी, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, सफाई कर्मचारी, ट्रांसजेंडर, सीनियर सिटीजन, कचरा उठाने वाले, मेला ढोने वाले, मादक पदार्थों के सेवन से पीड़ित और गैर अधिसूचित जनजातियों को इसमें प्राथमिकता दी गई है, इनको शामिल किया गया है। यानी इनमें जो प्राथमिकता है शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी, ट्रांसजेंडर, इनको क्या है प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही 10 लाख लोगों का स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास किया जाएगा अगले 4 वर्षों में, यानी 2020-21 से 2023-24 के बीच। ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें अपस्किलिंग और रिस्किलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें शामिल किए गए हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है? विकल्प है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 97वां संविधान संशोधन। तो ट्रिब्यूनल को शामिल किया गया था 1976 में, कमेटी बनी थी स्वर्ण सिंह कमेटी, और उसके साथ ही शामिल किया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ट्रिब्यूनल को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। संविधान में भाग 14A और अनुच्छेद 323A और 323B जोड़े गए थे। भाग 14A अनुच्छेद आर्टिकल 323A और 323B जोड़ा गया संविधान में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ट्रिब्यूनल को गठन किया गया। अब ट्रिब्यूनल होता क्या है? देखिए, जो सामान्य न्यायालय प्रक्रिया है उसमें कई सारी खामियां, जैसे बहुत सालों तक केस लंबित रहते हैं। लंबित रहने के कारण ये है कि जजों की कमी है, केस बहुत बड़ी मात्रा में केस है, तो उसको देखते हुए एक ऐसी व्यवस्था करना कि एक कोई स्पेशलाइज्ड कोर्ट स्पेशलाइज्ड मामलों को देखे। जैसे अगर कोई टैक्सेशन से संबंधित मामला है तो टैक्सेशन से संबंधित कोर्ट देखे, इन्वायरमेंट से संबंधित मामला है तो इन्वायरमेंट से संबंधित कोर्ट देखे, रेंट से संबंधित मामला है, किराएदारी से संबंधित मामला है, प्रशासनिक संबंधित मामला है, तो एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट देखने का काम करे। तो उद्देश्य ये था कि एक तो सस्ता न्याय पहुंचे, तीव्र न्याय पहुंचे, न्यायालयों में जो भार है, सामान्य जो न्यायालय कोर्ट पर जो भार है वो कम हो सके, और इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। और ट्रिब्यूनल को क्या है कि क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक शक्तियां दी गई। ट्रिब्यूनल के पास क्या है कि अर्ध न्यायिक शक्तियां होती हैं, क्वासी जुडिशियल शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो 76 के माध्यम से 314A भाग जोड़ा गया और 323A में बात की गई है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बात की गई है। और 323B में इसके अलावा जो अन्य ट्रिब्यूनल है, अन्य कौन से हैं? अन्य ट्रिब्यूनल हो गया जैसे
प्रशासनिक के अलावा टैक्सेशन से संबंधित हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित हो सकता है, किराएदारी से संबंधित हो सकता है, तो इंडस्ट्रियल से संबंधित हो सकता है। तो जितने भी अन्य ट्रिब्यूनल हैं वो 323B के माध्यम से जुड़ गए। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल 323A में जिक्र किया गया है और इसको फिर 1985 में CAT जो है केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया। इसी तरह क्या है कि राज्यों में भी क्या है कि राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल काम करते हैं, जो मध्यस्थता के माध्यम से दो पक्षों का क्या है कि विवादों का निपटारा करने का काम करते हैं। ट्रिब्यूनल को अर्ध न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई है, क्वासी जुडिशियल शक्तियां उनके पास रहती हैं। तो उद्देश्य था सामान्य कोर्ट पर भार कम करने के उद्देश्य से इन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? विकल्प है वित्त मंत्री, RBI गवर्नर, प्रधानमंत्री, डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। तो मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जाती है RBI गवर्नर द्वारा, इसकी अध्यक्षता की जाती है। क्या है मौद्रिक नीति? मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा, मौद्रिक नीति समीक्षा जो है मौद्रिक नीति समिति द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। मौद्रिक नीति समिति क्या है? RBI एक्ट 1934 के तहत एक स्टैट्यूटरी यानी सांविधिक और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्ट्रक्चर है, संस्थागत ढांचा है। इसका उद्देश्य विकास को ध्यान में रखकर मूल्य स्थिरता को बनाए रखना है, विकास भी करना है और महंगाई मुद्रास्फीति की स्थिति को भी रोकना है। और मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसमें RBI गवर्नर अध्यक्ष रहता है, उसके सहित उसमें 6 सदस्य होते हैं। इसमें 3 सदस्य RBI से आते हैं और 3 सदस्य बाहरी होते हैं, यानी बाहरी यानी इसको भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अभी हाल में RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है, नई अपनी समीक्षा जारी की। उसमें RBI ने बिना किसी परिवर्तन के रेपो रेट को 4% पर रखा और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर रखा है। अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं। सितंबर 1960 में स्थापित भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी में मध्यस्थता देश या संस्थान कौन है? विकल्प है अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, एशियाई विकास बैंक। तो कौन है मध्यस्थता इंडस वाटर ट्रीटी में? तो मध्यस्थता है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता है इंडस वाटर ट्रीटी, सितंबर 1960 में हुई। भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता। अंतरराष्ट्रीय जल संधि है जिसमें सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के जल का बंटवारा किया गया है। इनमें क्या है कि 3 पश्चिमी नदियां हैं, 3 पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब, इनको दिया है पाकिस्तान के कंट्रोल में। यानी भारत पर इसका क्या है कि लिमिटेड कंट्रोल है इंडिया का। ठीक है, लिमिटेड सिंचाई के लिए पानी यूज कर सकता है, रन ऑफ द रिवर में छोटा कोई हाइड्रो पावर बनाना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन बड़ी मात्रा में इसका यूज नहीं कर सकता, कोई डैम निर्माण नहीं कर सकता। 3 जो पूर्वी नदियां हैं रावी, व्यास और सतलज, इनको इस पर क्या है कि भारत का एक्सक्लूसिव कंट्रोल या राइट इन नदियों पर दिया, जिसमें क्या है कि भारत इस जल का कैसे भी उपयोग कर सकता है। तो 3 पश्चिमी नदियों में रावी, सिंधु, झेलम, चेनाब, इन पर तो पाकिस्तान का, और 3 पूर्वी नदियों में रावी, व्यास और सतलज, इनमें भारत का नियंत्रण दिया गया है। अभी चर्चा में क्यों है? देखिए, चर्चा में इसलिए है, हाल ही में जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते पर रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में उन्होंने सिंधु जल संधि पर उन्होंने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन को ध्यान में रखकर पुनः वार्ता का सुझाव दिया है संसदीय स्थायी समिति ने। इसलिए ये क्या है, चर्चा में रही। तो इस तरह हमने 10 प्रश्न पूरे किए। कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।